हाय गाइस, सो आज हम करेंगे ब्लॉक 3 का यूनिट 1 विच इज़ एडजस्टमेंट। और ये ख़त्म ही हो गया है क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने आपको ऑलरेडी जो ब्लॉक 1 है उसकी यूनिट 3 है उसमें एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है हमने। इन्होंने फिर से वही सेम चीज़ें बोली हुई हैं, सो मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है आपको। सो अगर आपको एडजस्टमेंट फिर से पढ़ना है तो आप ब्लॉक 1 ऑफ यूनिट 3 देख सकते हो। उसमें एडजस्टमेंट और एस्पेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ मेंटल हेल्थ इन एडजस्टमेंट, प्रिंसिपल वगैरह सब दे रखा है। ठीक है, सो एडजस्टमेंट आपकी हो जाएगी यूनिट 1 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। सो यूनिट 2 इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजस्टमेंट। सो फैक्टर्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से जो एडजस्टमेंट है वो इफेक्ट होती है। सबसे पहला है आपका बायोलॉजिकल। So biological factor is divided into 3 parts, which is hereditary, physiological, physical and constitutional factors. So hereditary की वजह से जो आपका एडजस्टमेंट है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि अगर आपका जो मेंटल माइंडसेट है वो इनहेरिटेड ही थोड़ा डिफेक्टिव है, या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है, कलर ऑफ स्किन है, आपकी इनएबिलिटीज़ हैं, उसकी वजह से आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लो अगर आपका जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो, और आपके भाई बहनों का हाइट अच्छा है बट आपका छोटा, तो आपको पहले घर में चिढ़ाते होंगे, टिग्गा टिग्गा बोलते होंगे, या फिर कुछ भी जो भी समझ लें। और फिर आप जैसे बाहर गए तो वहाँ पे भी आपको सारे चिढ़ा रहे थे। तो बचपन में स्कूल्स में होता ही है कि आपको एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी से हट के होते हो, थोड़े यूनिक होते हो, तो हमेशा कोई ना कोई आपको चिढ़ाता है और फिर आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो हेरिडिटरी फैक्टर्स वहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं। फिर आपके जो पुअर हेल्थ, लैक ऑफ वाइटलिटी, फिजिकल डिफॉर्मिटी, क्रोनिक डिजीज़ वगैरह है, इन सब की वजह से भी आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर आता है आपका साइकोलॉजिकल। फिर अगर आपका एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, एक्सपीरियंसेस अगर आप ट्रस्टवर्दी और अपने फ्रेंड्स के लिए लॉयल थे बट आपको लॉयल्टी नहीं मिली, ना ही आपको ट्रस्ट मिला, तो आप दूसरे टाइम एडजस्ट करना प्रेफर नहीं करोगे। और फिर लर्निंग प्रोसेस, अगर आपको धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंसेस गेन करते हो तो आप याद करते हो, और उसी में अगर आपको समझ आ जाता है कि आप एडजस्ट करने में इजी हो, बट उससे ये हो जाता है कि आपको हर कोई टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, तो आपको दोबारा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपका ये हार्डिनेसिक पर्सनैलिटी सिंड्रोम होता है, मतलब आप स्टिफ रहते हो अपने उस पर, आप इजीली एडजस्ट नहीं करते हो, आपको अगले की बात मानने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और फिर है ऑप्टिमिज्म, रैशनल थिंकिंग, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजिकल है, मतलब मेंटली आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। अगर हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आप अपने बारे में सबसे पहले सोचते हो, उसके बाद किसी और के बारे में सोचते हो। फिर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स जो एडजस्टमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपका जो कम्युनिटी है वहाँ पे आप एडजस्ट कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आपको प्रॉब्लम होती है। मैरिज में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आपका एटीट्यूड ऑफ फैमिली कैसा है, पीयर्स का कैसा है, स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। फिर सोशल सपोर्ट आपका कैसा है, आपको आसपास से सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो आपको प्रॉब्लम होती है। कल्चरली अगर आप किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आते हो, अगर वहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मिलती है तो आपको अच्छा लगता है, बट अगर नहीं मिलती तो आपको एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। वाओ, यूनिट 2 आपकी ख़त्म हो गई है। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। सो यूनिट 3 इज़ डिफेंस मैकेनिज़्म या फिर एस्केप मैकेनिज़्म। ठीक है, जो मैंने बताया था फाइट वर्सेस फ्लाइट जो होता है प्रोसेस। ठीक है, सो डिफेंस मैकेनिज़्म में को हम फाइट कहते हैं और एस्केप मैकेनिज़्म को हम फ्लाइट कहते हैं। फाइट का मतलब होगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उससे लड़ोगे। फ्लाइट का मतलब होता है कि आप उससे बचने की या भागने की कोशिश करोगे, एस्केप करोगे। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज़्म है ये आपका अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म होता है, जो कि फ्रूड ने बताया था अपनी थ्योरी में, जिसमें उसने एडिगो सुपर ईगो की बात करी थी, जो कि हमको हेल्प करता है टू डिनाई और टू डिस्टॉर्ट द रियलिटी। ठीक है, सो अब रियलिटी को डिनाई या डिस्टॉर्ट करने के उन्होंने काफ़ी तरीके दिए थे जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिप्रेशन। इसका मतलब है विड्रॉल ऑफ अनवांटेड आइडिया या फिर बिहेवियर। ठीक है, सो ये जो भी सारे के सारे मेथड्स हैं, इनसे क्या होता है, इनसे आप एक कोई भी आपका बिहेवियर, आइडिया, डिज़ायर है, उसको चेंज या
किसी और के साथ में स्वॉप या फिर उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हो या छुपाने की कोशिश करते हो, ठीक है। सो रिप्रेशन में हो गया, आप उस जो भी आपका आइडिया बिहेवियर है उसको विड्रॉ करने की कोशिश करते हो जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप काफ़ी एडजस्टेबल हो और आप नहीं चाहते हो कि आप एडजस्टेबल हो, लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड रहे, सो यू ट्राई टू रिप्रेस दैट पार्ट ऑफ योर बिहेवियर, ठीक है। फिर है रिएक्शन फॉर्मुलेशन, इसका मतलब है फिक्सेशन ऑफ एन आइडिया या फिर डिज़ायर। तो अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ा एडजस्ट ना करो, थोड़ा सबके सामने एजर्टिवनेस दिखाओ, तो आगे से आप उस एडजस्टमेंट को थोड़ा एजर्टिवनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज अनवांटेड फीलिंग्स डिस्प्लेड ऑन टू अदर फीलिंग्स, ठीक है। सो प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, आपको कुछ अनवांटेड फीलिंग्स और डिज़ायर्स होती हैं, आप उसको उस फॉर्म में ना रख के कोई एक जो थोड़ा और बेटर तरीका होगा, उस फीलिंग होगी, उस फीलिंग में आप उसको ढालने की कोशिश करते हो ताकि वो अनसोशल ना लगे, ठीक है। फिर है रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब है आप किसी एक कोई भी आपकी जो कोपिंग स्ट्रैटेजी थी उसको अबेंडन करके वापस से जो भी आपका बिहेवियर का पैटर्न था उस पर आ गए। जैसे कि आप अल्कोहलिक थे तो आपका बिहेवियर था कि काफ़ी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे, बट आपने फिर जब सोचा कि ओके मुझे बंद करना है, आपने बंद करा, बट धीरे धीरे आपको एक बारी लास्ट में एक मोमेंट आया कि जहाँ पे आपका बस नहीं रहा और आपने वापस फिर से पीनी शुरू कर दी, ठीक है। सो ये आपका बिहेवियर है रिग्रेशन। फिर है सब्लिमेशन। So sublimation allows us to act out unacceptable impulse which is sexual by converting these behaviors into a more acceptable form, ठीक है। So अगर कोई हमारा sexual impulse है, हम उसको ट्राई करते हैं more acceptable form में कन्वर्ट करने की, ताकि वो unsocial या फिर unjust ना लगे। फिर है डिनायल। डिनायल में सिचुएशन इन विच पीपल सीम अनेबल टू फेस रियलिटी और एडमिट ऑब्वियस ट्रूथ, उसमें उस चीज़ को में उस सिचुएशन में वो सीधा डिनायल वाली स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, सीधा उसमें वो एस्केप करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। इट इज़ अ सेफ एंड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन बट थ्रेटनिंग कॉज ऑफ बिहेवियर। अगर आपका कोई बिहेवियर थ्रेटनिंग था तो आप उसमें अपना रैशनल एक्सप्लेनेशन डालने की कोशिश करते हो ताकि वो बिहेवियर उतना थ्रेटनिंग ना लगे। रैशनल मतलब आप उसमें कॉन्क्रीट अपनी वजह बताने की कोशिश करते हो कि जैसे मान लो आपने एक छोटे बच्चे को मार दिया, ठीक है। सो वो गलत है, बिल्कुल गलत है, जस्ट बिकॉज वो छोटा है आप उसको मार नहीं सकते, बट आप कोशिश करते हो कि उसने गलत करा इसलिए मैंने उसको मारा, ठीक है। सो आप अपना जो मॉरली गलत बिहेवियर है उसको बाय रैशनलाइजिंग योर व्यू पॉइंट उसको चेंज करने की कोशिश करते हो, ठीक है। फिर है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है टेकिंग आउट फ्रस्ट्रेशन फीलिंग्स एंड इम्पल्सेस ऑन पीपल लेस थ्रेटनिंग। जैसे कि अगर जो कोई एक इंसान है उसको ऑफिस में काफ़ी डांट पड़ी या फिर उसको ऑफिस में दिमाग ख़राब हो गया, सो वो घर में आके अपनी फ्रस्ट्रेशन बाकी लोगों पे निकाल रहा है, अपने घर वाले पे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके घर वाले उसको उतना नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे भी तो वो उसकी सुन लेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स उनसे उसको सैलरी नहीं मिलती है तो कोई उसको फायर नहीं कर सकता। फिर है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब अवॉइडिंग टू थिंक अबाउट स्ट्रेसफुल इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन। मतलब कि जैसे कि अगर आप आपके साथ में कुछ बुरा हुआ और आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो, सो एक पॉइंट पे आके आप ऐसे हो जाते हो कि उस चीज़ के बारे में रोक के उस चीज़ के बारे में सोच के प्रेजेंट ख़राब करके आप समझ रहे थे कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है, ठीक है। सो यू ट्राई टू गिव एन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन टू दैट सिचुएशन, और आप उसको फिर अवॉइड करते हो क्योंकि उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलना। ये इनकी टॉप 8 बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं डिफेंस मैकेनिज़्म या एस्केप मैकेनिज़्म की। इसके अलावा भी हैं जो ये रही एल्यूट्रिज्म। इसका मतलब है हेल्पिंग अदर्स हु सफ़र फ्रॉम सिमिलर फीलिंग्स एंड हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मतलब कि अगर आपको शराब छोड़े 2 महीने हो गए और एक का आज पहला दिन है, तो आप उसको हेल्प करोगे और अपने एक्सपीरियंस बताओगे कि हाँ तलब होती है, बट आपको उस पर काबू रखना होता है और अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कॉन्शियसली डिसाइडिंग टू पुट ऑफ थिंकिंग और फीलिंग डिस्ट्रेसिंग थॉट्स और फीलिंग्स, ठीक है। सो डिस्ट्रैक्शन का मतलब है आपको पता है कि आप वो चीज़ इरिटेट कर रही है, आपको वो फीलिंग या वो इम्पल्स आपको मन है कि आप बाहर लाओ, बट उसको आप जानते हो कुछ फ़ायदा नहीं है, सो आप नोइंगली उससे डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हो बाय इन्वॉल्विंग इनटू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। और कुछ भी कोई आपका टास्क है या आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं मोस्टली, जिनको अपना माइंड सेट चेंज करना होता है, फोकस थोड़ा शिफ्ट करना होता है ताकि वहाँ पे उनकी पूरी एनर्जी लगे और घर आके वो आराम से बस सो पाएँ।
Next is compensation. It is trying to balance or cover up the deficiencies in one field by exhibiting strength in others. So अगर जैसे कोई बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं है तो वो उस चीज़ को हटाकर अपना स्पोर्ट्स में एक्सेल करने की कोशिश करता है क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है. सो आपका कोई एक बिहेवियर अच्छा नहीं होता, आप उस बिहेवियर को छुपा के दूसरे बिहेवियर को अपग्रेड करने की कोशिश करते हो जिसमें आप ऑलरेडी अच्छे हो. स्प्लिटिंग इज पोलराइजिंग परसेप्शन अबाउट समवन हु इज़ बोथ गुड एंड बैड. तो इसमें हो गया, मान लो आपका बॉस है, आपको बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि उसने आपको डांटा था, बट आप लेट आए थे और इसलिए आपको डांट पड़ी. सो आपको पता है कि आपने उल्टे काम करे इसलिए आपको डांट पड़ी, बट स्टिल उसने आपको डांटा तो आपको पसंद नहीं आया. सो यू आर एबल टू सी ही इज़ बोथ गुड एंड बैड. नेक्स्ट इज पैसिव अग्रेसिव. पैसिव अग्रेसिव इज थॉट और फीलिंग नॉट एक्सप्रेसिंग डायरेक्टली. ऑफ कोर्स मतलब कुछ लोगों का गुस्सा काफ़ी ब्लंट होता है, वो मुंह पे ही बोल देते हैं, ऑन द स्पॉट शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बट कुछ लोग गुस्सा दबा के रखते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि अगले को बोलने का फ़ायदा है या नहीं है. तो ऐसे लोगों को हम पैसिव एग्रेसिव कहते हैं और वो अवॉइड करते हैं बोलना अनटिल अनलेस उनको दिखता है कि सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड है. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्टिंग आउट. सो इट इज़ इनएबिलिटी टू बी थाटफुल अबाउट एन इम्पल्स. ठीक है. सो आप जो एकदम से भड़क जाते हो उसको एक्टिंग आउट करना कह रहा है. ये जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो एकदम से बौखला जाते हैं, अपना कूल लूज कर देते हैं. इट इज़ एक्टिंग आउट. लास्ट इज फैंटेसी विच इज़ एंगेजिंग इन डे ड्रीम्स अबाउट हाउ थिंग्स शुड बी. सो ये आपका एस्केप मैकेनिज्म हो गया कि आप कैसे एक सिचुएशन से सिर्फ फैंटेसी में डे ड्रीम करके सोच रहे हो कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता. So these are all your defense mechanism, escape mechanism which help you to fight or escape from the situation. इसके बाद हम पढ़ेंगे aggression के बारे में. So what is aggression? It is an essential form of response that seeks the reduction of tension and frustration through behavior that is demanding, overpowering and possessive or impulsive. ठीक है. So basically aggression tries to reduce your frustration ताकि वो जो आपके अंदर भरा हुआ आप कहीं बाहर निकालने की कोशिश करते हो. फिर है फॉर्म्स ऑफ एग्रेशन क्या है. सो पहला फॉर्म है सेल्फ एजर्टिवनेस, डोमिनेंस एंड पोजेशन. इसमें आ गया है इट इज़ द रिस्पॉन्सेज विच आर मोर नॉर्मल देन न्यूरोटिक. सो ये जो बेसिक जो आपका एग्रेशन है ये सेल्फ एजर्टिव होता है, डोमिनेशन शो करता है या फिर किसी चीज़ का पोजेशन शो करता है कि हाँ ये चीज़ मेरी है, और अगर कुछ ले रहा था वो गुस्सा आता है. सेकेंड इज टाइप ऑफ एग्रेशन विच इज़ टीजिंग एंड बुलिंग. सो अगर कोई आपको परेशान करता है या फिर आप किसी को परेशान कर रहे हो तो उधर एग्रेशन आता है. प्लेफुल टीजिंग इज ऑल्सो एग्रेशन. थर्ड इज ओपन हॉस्पिटैलिटी एंड अटैक. सो ये है कि आपने सीधा हॉस्पिटैलिटी किसी को अच्छे से पेश आ रहे थे बट आप सडनली उस पर अग्रेसिव होते हो. सो इट इज़ बोथ वर्बल और नॉर्मल पे फॉर्म का होता है, मतलब मार पिटाई भी हो जाती है इसमें. सो नेक्स्ट इज योर एस्केप एंड विड्रॉल टॉपिक. और ये जो एस्केप और विड्रॉल है इट इज़ अपोजिट ऑफ डिफेंसिव रिस्पॉन्स. डिफेंसिव में आप फ्रंट पे आते हो, फ्रंट पे आके उल्टा सीधा बकवास करते हो, और वो एक्टिव रिस्पॉन्स होता है. एस्केप एंड विड्रॉल आपका पैसिव रिस्पॉन्स होता है. सो इसमें आप या तो एडजस्ट करने की कोशिश करते हो एनवायरनमेंट के साथ में, या फिर अपने आपका जो एंगर है उससे कोप करने की कोशिश करते हो इंटरनली. और व्हेन थिंग्स गेट डिफिकल्ट या तो आप डे ड्रीम करते हो कि अपने आप सब नॉर्मल हो जाए, या फिर आप अल्कोहल ड्रिंक करना शुरू कर देते हो, मतलब यू ट्राई टू एस्केप, या फिर आप डिस्ट्रॉय देमसेल्फ, मतलब खुद ही रो के आप सिचुएशन पे काबू पाने की कोशिश करते हो. ठीक है. सो फॉर्म्स ऑफ एस्केप क्या क्या हैं. सबसे पहला है विकारियस एक्सपीरियंस, मतलब कि यूटिलाइजेशन ऑफ विकारियस एक्सपीरियंसेस एज अ मीन्स ऑफ एस्केप. एग्जांपल वॉचिंग मूवी, मतलब कि वही जैसे कि अगर कुछ दिमाग खराब हो रहा है आपका, सो जाओ. सो इट इज़ काइंड ऑफ योर विकारियस एक्सपीरियंस. सेकेंड इज डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी ड्रीमिंग, मतलब आपको इमेजिनेशन करना है सो एज टू गेट अवे फ्रॉम द रियलिटी. थर्ड इज स्लीप एंड नार्कोलेप्सी विच इज सडन प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियस फैटीग एंड यू ट्राई टू स्लीप टू रिस्टोर योर एनर्जी. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, या तो आप सो जाते हो वही जो मैंने बताया, या फिर आप नार्कोलेप्सी, ये प्रोलॉन्ग अनकॉन्शियसनेस है, मतलब आपको एस्केप करना है तो आप ऐसे ही जिंदा लाश की तरह पड़े रहते हो, आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करो क्या ना करो, और आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं कि आपको सिर्फ वेट करना है और पेशेंस रखना है. सो बस यही ऑप्शन होता है आपके पास में.
सिचुएशन से एस्केप करने का। और लास्ट इज अल्कोहलिज्म, ड्रग्स एडिक्शन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन। सो टू एस्केप फ्रॉम पेन, रियलिटी या ट्रूथ, आप इन सब चीज़ों का रास्ता अपनाते हो और कोशिश करते हो कि सिचुएशन टल जाए। यूनिट 3 ओवर, यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट 4 इज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स और माल एडजस्टमेंट। So it is the inability to adjust to the demands of interpersonal relationships and the stresses of daily living. Adjustment problems को कहते हैं, मतलब आप adjust नहीं कर पा रहे हो. So it can cause emotional anxiety or it can cause you mental stress or it can cause illusions और hallucinations. अगर काफ़ी ज़्यादा आप stressed हो, so आप नींद में बड़बड़ाते हो या फिर आपको प्रॉब्लम होती है, आप अचानक से उठ जाते हो, एनजाइटी अटैक्स होते हैं आपको. सो ये आपका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम के सिम्टम्स होते हैं. सो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इट इज़ साइकोथेरेपी एंड मेडिकेशन. दवाई वगैरह लेके, साइकोथेरेपी लेके आप इसको ट्रीट कर सकते हो. नेक्स्ट इज साइको एनालिटिकल अप्रोच विच वॉज गिवन बाय फ्रूइड. ये मैंने लिखा हुआ डायरी में. सो साइको एनालिटिकल अप्रोच में उसने इड ईगो, सुपर ईगो की बात करी थी और डिफेंस मैकेनिज्म की बात करी थी, जो मैंने अभी आपको 9 पढ़ाया ना, रिप्रेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, डिनाइल, वो सब, ये सारे के सारे आपके 9 डिफेंस मैकेनिज्म है. और इसके बाद हम बात करते हैं जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है विच वॉज गिवन बाय फ्रूइड. सो इसमें उन्होंने ईगो, सुपर ईगो और इड की बात करी थी. सो इसमें क्या होता है, जो आपका ईगो है वो आपका कॉन्शियस पार्ट है और आपका ना जो 90% पार्ट है वो आपका सुपर ईगो और इड है. सो बेसिकली जो आपका 90% पार्ट है वो आपका माइंड का काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है, जिसमें से आपका 10 से 15 पार्ट सब कॉन्शियस है और आपका जो 75 से 80% पार्ट होता है वो आपका अनकॉन्शियस रहता है, वो आपको पता ही नहीं होता आपके दिमाग में चल क्या रहा है. सो जो आपका कॉन्शियस स्टेट है विच इज़ योर ईगो, ये आपका जो आप प्रेजेंट पे समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, वो दर्शाता है, वो आपका कॉन्शियस स्टेट है. सेकेंड इज सबकॉन्शियस, जो आपका सुपर ईगो कहलाता है. सो ये आपका रखता है स्टोर्ड मेमोरी विच कैन बी बॉट इनटू कंसिडरेशन, जैसे कि रिकॉलिंग ऑफ एनीथिंग, जो भी मैंने पहले पढ़ाया है वो सब. एंड अनकॉन्शियस इज वेयर योर डिज़ायर्स और फीलिंग्स आर रिप्रेस्ड. सो इट इज़ इड, इसको उन्होंने इड बोला था और उन्होंने बोला था कि वी आर अवेयर ऑफ द रिप्रेस फीलिंग्स और डिज़ायर्स और आइडियाज़. और इसी में आपका जो ईगो है वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, जो मैंने ये सारे के सारे सेम वही, रिप्रेशन, रिएक्शन, फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन वगैरह, ये सारे 9 पॉइंट्स उन्होंने बताए थे कि आप अपने ईगो में डिफेंस मैकेनिज्म्स के साथ में कैसे खेलते हो. ठीक है. फिर रूल ऑफ काउंसलर यहाँ पे आएगा नहीं. यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने बाद में, रूल ऑफ साइको एनालिटिकल अप्रोच क्या होगी एडजस्ट करने में. सो आप पहले डिफेंस मैकेनिज्म लिख के आओगे 9 और उसके बाद आप बताओगे कि ये 9 जो हमारे मैकेनिज्म्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज डिफेंस मैकेनिज्म आइदर वी कैन डिफेंस play a defensive role in the situation, which is to fight with the situation, or we can take a escape mechanism, which is a flight mode where we try to escape from the situation by indulging in activities like daydreaming और narcolepsy, जिसमें आप prolonged unconscious में जाते हो, या फिर alcoholism, drug addiction और self destruction, इन सब में आप जा सकते हो. ठीक है. सो बस इसमें यही आएगा. उसके बाद है आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स और कार्ल रॉजर ने पर्सन सेंटर्ड अप्रोच दी थी. उन्होंने बोला था कि जो पीपल हैं दे हैव द कैपेसिटी एंड द राइट टू मूव टुवर्ड्स द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. और इन्होंने इंसान को पॉजिटिव तरीके में देखा था, फॉरवर्ड मूविंग रियलिस्टिक बीइंग्स जो रैशनल होते हैं और जिनको फॉरवर्ड गोइंग और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखना पसंद है, और दे आर एसेंशियली गुड, बट एज इन्फेंट्स वी आर बॉर्न विद इट, बट विद एक्सपीरियंस वी मे लूज अवर कनेक्शन विद इट. ठीक है. सो कार्ल रॉजर ने बोला था कि जो इंसान है वो इनिशियली अच्छा होता है, बट सोसाइटी में आके सिचुएशन की वजह से वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, और इस अप्रोच को सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच भी कहते हैं. इन्होंने अपने 3 जो इनके बेसिक टेक्निक्स है वो भी आप लिख लो. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्ग्रुएंस. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है अगर आपका जो क्लाइंट है या अगर कोई भी आपके सामने ऐसा आ जाता है जिसको आप कार्ल रॉजर की जो ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है उससे ठीक करना है. सो ये 3 चीज़ें बहुत बेसिक है. अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब आप उसको आराम से आने दोगे, आप बोलोगे कि आप फ्री टू एक्सप्लोर हो, आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो, और आप उसको पॉजिटिव तरीके से बात करोगे. आप कोई भी ऐसी बात नहीं करोगे जिससे उसको लगे कि आपका जो रवैया है वो नेगेटिव है. अगर ये पहली कंडीशन ही फेल हो गई तो वो आप पे भरोसा नहीं करेगा और आपको कुछ नहीं बताएगा. सेकंड इज़ एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग. सो बस में एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब आपको अगले का व्यू पॉइंट समझ आना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अपने पे लगे हुए और आपको
उसकी कहानी ख़त्म नहीं हो रहा, आप कह रहे हो 10 मिनट हो गए हैं और मेरा टाइम ख़त्म हो गया, मुझे पैसे दो, ठीक है। थर्ड इज़ कॉन्ग्रुएंस, मतलब कि आपका जो उसके साथ में बातें हो रही हैं वो ऑथेंटिक और जेन्युइन होनी चाहिए, और आपका जो ट्रांसपेरेंट है बिहेवियर वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दोगला नहीं होना चाहिए कि मैं तेरे को कुछ नहीं बताऊंगा और तेरी बात किसी को नहीं बताऊंगा, पर आप बाहर जाके पूरा ऐलान कर रहे हो, ठीक है। सो आपको दिखाना होता है कि आपको जो क्लाइंट है, आप उस क्लाइंट आप पे भरोसा कर सकता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 10 एसेंशियल्स दिए थे ऑफ अ फुली फंक्शनिंग पर्सन, और वो मैंने लिखे हुए हैं, ढूंढती हूँ। सो ये रहा कार्ल रॉजर ने जो दिया था फुली फंक्शनिंग पर्सन। उन्होंने बोला जो एक फुली फंक्शनिंग पर्सन होगा उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जो कि है ही विल बी ओपन टू एक्सपीरियंसेस, और he will be characterized by existential living, he trusts their organism, they are creative, they live rich lives, they are honest and open, they are indifferent to material comfort or rewards, they are caring person and they trust their own experiences, ठीक है। सो ये कार्ल रॉजर के हिसाब से एक जो एक फुली फंक्शनिंग पर्सन होता है, सभ्य मनुष्य उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो ये आप लिख के आ सकते हो, ठीक है। बस ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आपकी ख़त्म हो गई, और नेक्स्ट इज़ योर यूनिट 5, ये ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। यूनिट 5 इज़ अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ रेगुलेशन, खुद पे आप कैसे रेगुलेट या मैनेज कर सकते हो। सो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू ओवरराइड एंड ऑल्टर देयर रिस्पॉन्स और टू मॉनिटर, रेट एंड कंपेयर द सम एस्पेक्ट ऑफ हिज हर बिहेवियर, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स वेयर सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, कहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको ठीक करना है अपना सेल्फ डिप्रेसिएशन, अगर आप खुद ही को डिग्रेड कर रहे हो। लो डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस, लुकिंग फॉर प्लेजर, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, डिसऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट, अनहेल्दी टास्क अप्रोच, लैक ऑफ एग्जर्शन, स्ट्रेस, ठीक है। सो अगर आपके डेली लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपको अपने आप को सेल्फ मैनेज या सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी टेक्निक्स क्या क्या है। लर्निंग टू कोप विद स्ट्रेस, स्ट्रेस से कोप करने की स्ट्रैटेजीज आपको देखनी पड़ेंगी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज देखनी पड़ेंगी। पॉजिटिव आउटलुक रखना पड़ेगा अपना, हेल्दी एटीट्यूड रखना पड़ेगा अपना, एनहांस करना पड़ेगा अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एकेडमिक स्किल्स शार्प करने पड़ेंगे। अगर आपको एकेडमिक साइड में प्रॉब्लम है तभी, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको स्ट्रेस हो तो आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है। एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी। फीडबैक लर्निंग, एनहांस, अपना फीडबैक लो, उसमें लर्न करो अपने क्या प्रॉब्लम हुआ था और उसको एनहांस करो, उसको बेटर करो। और लास्ट में टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सो इसके अलावा आप सेल्फ रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जिसमें आप चेक रखते हो खुद पे ही अपना, यू ट्राई टू नोट योर ओन बिहेवियर, जिसमें विद द हेल्प ऑफ अ थेरेपिस्ट आपको वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको क्या क्या करना है। फिर आप सेल्फ रिकॉर्ड कर सकते हो अपने सेशन को, और ट्रेनिंग कर सकते हो साइड बाय साइड, और टारगेट कर सकते हो जो आपका बिहेवियर परफॉर्मेंस है उसको ठीक करना है। रिकॉर्डिंग डिवाइस रख सकते हो अपने साथ में, जिसमें आप अपना फीडबैक लेते रहो और अपने आप को रिकॉर्ड करते रहो, ठीक है। देन वी हैव सेल्फ इवैल्यूएशन, जिसमें आपके जो मेथडोलॉजिकल है, इसमें क्या क्या होगा, इसमें आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, डीलिंग विद इरेगुलर डिमांड्स, टाइम मैनेजमेंट, एबिलिटी टू इंटरप्रेट सिचुएशन, ये सारे स्किल्स आप एनहांस कर सकते हो इवैल्यूएट करके। सोशल कॉम्पिटेंसीज को आप मॉडिफाई कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, विच इज़ योर एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स या नेगोशिएशन स्किल, टीम वर्क, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें आप अपनी बेटर कर सकते हो। नेक्स्ट इज लर्निंग कॉम्पिटेंसीज, जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग अपनी एनहांस कर सकते हो। लास्ट इज कंटेंट रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज, जिसमें आप सेल्फ लर्निंग एबिलिटी को अपनी एनहांस कर सकते हो, स्किल्स एनहांस कर सकते हो सेल्फ इवैल्यूएट करके, ठीक है। अपना चेक रख सकते हो आप कि इसको आप कैसे बेटर कर सको। उसके बाद है सेल्फ क्यूइंग, विच इज़ टेक्निक टू मैनेज ओन बिहेवियर, असेसिंग सेल्फ इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड गोल या बिहेवियर, ठीक है। सो वही अपने आप पे चेक रख सकते हो आप। देन वी हैव सेल्फ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब है कि आप इंक्रीज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर बाय गिविंग अ रिवॉर्ड, पॉजिटिव रिवॉर्ड टू योर ओन सेल्फ, ठीक है। देन वी हैव सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स टू कंट्रोल द स्ट्रेस। सो ये है रिलैक्सेशन टेक्निक, प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, talk rationality yourself, get organized, exercise, reduce time urgency, disarm yourself, quiet time, watch your habits, talk to friends, ठीक है। सो ये सारे आप अपने आप लिख के आ सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता है कि आप सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है, तो इसमें आप सबसे पहले अपने आप पे ही लिख सकते हो कि आपको अपने आप को मॉनिटर करना होगा, अपनी जो आपकी हैबिट्स हैं उनको कंट्रोल करना होगा, और उसका इंचार्ज खुद ही बनना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें आप अपने आप पे लिख के भी आ सकते हो, वरना ये मैंने दे रखी है यहाँ पे
मतलब मैंने कह दिया, बुक से टिप है मैंने भी। और लास्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक फॉर प्रॉब्लम बिहेवियर। सो आपको पहले बिहेवियर आइडेंटिफाई करना होता है जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है, उसमें टारगेट डिफाइन करो कि आपको स्पेसिफिकली कहाँ पे अपना बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। बेस लाइन डाटा कलेक्शन, आपको डाटा कलेक्ट करना, मतलब अगर आप एज अ काउंसलर देख रहे हो तो वो करना पड़ेगा। स्केड्यूल कॉन्फ्रेंस विद द स्टूडेंट, जिसका आपको करना है बिहेवियर ठीक, उसके साथ में अपना स्केड्यूल कर सकते हो। सेलेक्शन ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्टूडेंट की हेल्प भी ले सकते हो या फिर जो आपका क्लाइंट है उसकी हेल्प भी ले सकते हो, जो उसको बेस्ट लग रहा है प्रोसीजर वो आप यूज़ कर सकते हो। टीज अ स्टूडेंट या फिर आपका क्लाइंट है टू यूज़ सेल्फ मैनेजमेंट प्रोसीजर्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग, लास्ट में फॉलो अप। ठीक है, सो योर ब्लॉक 3 इज ओवर। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे ब्लॉक 4। बाय।